दोस्तों चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जियोपॉलिटिक्स या कहें पॉलिटिकल ज्योग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो एक सीमा विवाद इधर बीच आपको काफ़ी सुनने में मिल रहा होगा और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। इसकी एक काफ़ी लंबी हिस्ट्री है और अभी के समय में जब से तालिबान का शासन अफ़गानिस्तान में आया है तब से ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इसी के माध्यम से हम लोग डूरट लाइन का जो समस्या है, क्योंकि डूरट लाइन ही वो सीमा है, उसको भी समझेंगे, उसकी भी एक हिस्ट्री है वो जानेंगे। साथ ही साथ जो इसी के माध्यम से हम अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो वर्तमान समय में संबंध है, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो भी हमको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। कुछ हम डेटा भी देखेंगे कि क्या रिलेशन है, ट्रेड का क्या वहाँ पे इस समय सिनेरियो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग ड्यूरन लाइन, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का ट्रेड और उसका ट्रेड का एक हम लोग थ्रू आउट द ईयर्स डेटा को हम लोग समझेंगे, उसको एनालाइज करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं जिसकी हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत डिटेल में लिखने की बजाय मैंने बस पॉइंट्स लिख दिए हैं और इसी पॉइंट्स को हम लोग एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये एक प्रकार का शॉर्ट नोट की तरह है, क्योंकि बहुत लंबा लिखने से अच्छा है कि हम ऐसे पॉइंट वाइज लिख लें। तो उससे क्या रहेगा कि हम छोटे से ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ों को कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। सबसे जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, ड्यूरन लाइन 2670 2670 किलोमीटर लंबी। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में इतिहास को समझ लेते हैं। बीच बीच में बहुत सारी इमेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो आती रहेगी स्क्रीन पे, उसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे आप नोट भी कर सकते हैं। ड्यूरन लाइन बेसिकली एक सीमा है जो बांटती है अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को। इसके पीछे की हिस्ट्री ये है, अगर हम लोग इसके पीछे की हिस्ट्री देखें तो एक सिविल सर्वेंट हुआ करते थे मोर्टाइमर ड्यूरंट। उन्होंने क्या किया 1893 में, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है 12 नवंबर 1893 को ये मोर्टाइमर ड्यूरंट महोदय थे। इन्होंने क्या किया, अमीर अब्दुल रहमान, ये उस समय में अफ़गानिस्तान के शासक हुआ करते थे जिस टाइम की ये बात है 1893 में। तो उस समय पे क्या हुआ, इन दोनों लोगों में एक समझौता होता है और एक लाइन खींच दी जाती है जिसको नाम दे दिया गया ड्यूरंट लाइन, इन्हीं महोदय के नाम पे। तो बहुत ही ये सिंपल सी चीज़ है कि मोर्टाइमर ड्यूरंट जो उस समय के एक अधिकारी थे उनके नाम पे इसका नामकरण किया गया ड्यूरंट लाइन। और इनका जो समझौता हुआ वो हुआ अमीर अब्दुल रहमान से, जो कि उस समय के शासक थे अफ़गानिस्तान के। और ये हुआ कब, ये हुआ 12 नवंबर 1893 में। अब इसके पीछे की एक हिस्ट्री ये है कि बेसिकली जो ब्रिटिश हुकूमत थी या जो ब्रिटेन का जो शासन था वो ये चाहता था कि हम अफ़गानिस्तान को यूज़ करें एज अ बफर स्टेट। बफर स्टेट क्या होता है, बफर स्टेट का मतलब ये है कि मान लीजिए ऊपर कोई एक बड़ी ताकत है जो कि उस समय रूस था, रूस का जो साम्राज्य था वो था, और नीचे इधर ब्रिटेन था। तो रशियन का जो एक्सपेंशन था, रूस का जो एक्सपेंशन था, उससे बचने के लिए इन लोगों ने ये एक प्लान बनाया कि हम अफ़गानिस्तान को एक बफर स्टेट के रूप में यूज़ करेंगे और ख़ुद को उसके माध्यम से प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अफ़गानिस्तान को यूज़ किया गया एज अ बफर स्टेट। और ऐसा हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, ये बट बहुत ही बेस्ट और क्लासिकल एग्जांपल है बफर स्टेट का बिटवीन रशियन एम्पायर एंड ब्रिटेन। ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन नहीं कह सकते इसको, हम कह सकते हैं ब्रिटिश एम्पायर। तो जो यहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत थी इंडिया वाले एरिया में और उधर आपका रशियन एम्पायर था, तो इन दोनों के बीच में ये एक हो गया बफर स्टेट के रूप में। और इसी वजह से इस बफर स्टेट को बनाए रखने के लिए इन लोगों ने एक वो लाइन खींच दी। चाहते तो ये अफ़गानिस्तान पे भी कब्जा कर सकते थे और वॉर्स भी हुए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंग्लो अफ़गान वॉर
1839 से 42 के बीच में पहला हुआ, फिर 1878 से 80 के बीच में दूसरा हुआ, फिर तीसरा 1919 में हुआ। तो एंग्लो अफगान वॉर्स हुए, लेकिन अगर ये लोग वहाँ तक सीमा बना देते और इनकी सीमा रूस से लगती तो थोड़ा सा जो इनका प्रोटेक्शन था उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। इसीलिए एक बफर स्टेट के रूप में यहाँ पे बनाने का प्रयास किया गया। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी स्टोरी थी ड्यूरन लाइन के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा इसको मैप्स में देख लेते हैं। ये बेसिकली यही ड्यूरन लाइन है, ये पाकिस्तान, ये हो गया अफ़गानिस्तान, और ये रही आपकी ड्यूरन लाइन। इस वाले पिक्चर में और अच्छे से क्लियर हो रहा है। और अब हम लोग बात करते हैं, लाइन को तो हम लोगों ने समझ लिया, ये लाइन यहीं से क्यों खींची गई। इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खैबर पास, खैबर दर्रा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट माउंटेन पास है और बहुत ही फेमस माउंटेन पास है। और इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि इंडिया में जो भी इन्वेजन्स हुए, इंडिया में जो भी आक्रमणकारी आए बाहर से, वो इस खैबर दर्रे के माध्यम से ही आए। तो ब्रिटेन का प्लान ये था कि हम लोग क्या करें, इस खैबर पास वाले इलाके को अपने अंडर में रखेंगे और अदर जो रीजन है वो हम लोग अफ़गानिस्तान में, वहाँ से उसी को हम बेस मान के बाउंड्री को बनाएंगे। तो बेसिकली खैबर पास को यहाँ पे यूज़ किया गया, उसको एक आधार माना गया। और खैबर पास एकदम सीमा पे है, उसके इधर आपका अफ़गानिस्तान आज शुरू हो जाता है और इधर आपका है पाकिस्तान। तो खैबर पास को इसीलिए बहुत इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। एक टाइम पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूट रहा है, ट्रेड रूट रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इसकी लोकेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है। इधर से आप इस रीजन में प्रवेश कर जाएंगे, इधर से आप सीधे सेंट्रल एशिया में प्रवेश कर जाएंगे। तो इसकी बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इस पास की, चाहे आपको सेंट्रल एशिया के रीजन में और उसके आगे सीधे यूरोप के एरिया में जाना हो, चाहे आपको इधर इंडिया के रीजन में प्रवेश करना हो। तो जो खैबर पास की लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए ये आक्रमणकारियों के लिए भी आने का एक अच्छा मार्ग बना। और इस वजह से इन लोगों का ये प्रयास था कि हम एटलीस्ट इस वाले एरिया को, इस रीजन को अपने कब्जे में रखेंगे, जिससे कि हमें एक प्रोटेक्शन के कारण ऐसा हो सकता है। इन लोगों ने ऐसा किया और इसी को आधार बना के जो ड्यूरन लाइन है उसको खींचा गया। ये दोस्तों पाकिस्तान का एक मैप है जिसमें कि उसके जो राज्य हैं वो बटे हुए हैं, जैसे कि बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया, ये आपका पंजाब हो गया, और ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो गया। जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है, यहीं पे आप देखिए, इसकी लोकेशन आपको अगर ध्यान में रखनी है खैबर पास की, तो जो पेशावर सिटी है, काफ़ी फेमस है पेशावर, जस्ट उसके पास में ही आपको खैबर पास की लोकेशन देखने को मिलेगी। तो मैंने इसको इसलिए दिखा दिया कि आपको एक आइडिया रहे कि खैबर पास की बेसिकली लोकेशन क्या है। और ये चारों स्टेट्स के नाम आप याद रख सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान। अक्सर न्यूज़ में रहते ही हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो इस समय कंडीशन है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, तो उस वजह से अक्सर ये एरिया न्यूज़ में रहता है। और जब से ये जो ड्यूरन लाइन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है तब से कुछ ज़्यादा ही ये न्यूज़ में रहता है, तो इसकी लोकेशन हम लोग को पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये दोस्तों एक मैप है अफ़गानिस्तान का, जिसमें इसके प्रोविंसेस बटे हुए हैं, अलग अलग जो इसके डिवीज़न्स हैं कंट्री के। तो इसका जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया है, इधर नांगरहार एरिया, खोस्त है, पक्तिया है, गजनी है, ये सब जो रीजन है, यही रीजन बेसिकली ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। और यहीं इसी के पास की जो लोकेशन है वो खैबर पास की लोकेशन है। अब बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब ये डिवीज़न किया गया तो ये डिवीज़न पेपर पे किया गया। ये चीज़ ऑफिशियली कई जगह पे लिखी गई है कि इन लोगों ने जैसे मॉर्टिमर ड्यूरेंट और उनकी जो टीम रही होगी, उन्होंने ऑन पेपर ये डिवीज़न किया। और इस डिवीज़न के होने से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खैबर पास को बेस मान के इन लोगों ने डिवीज़न तो कर दिया, लेकिन वो डिवीज़न होने की वजह से सेम जो कल्चरल आइडेंटिटी की पॉपुलेशन थी उसको इन लोगों ने बांट दिया। क्योंकि ये जो रीजन है
जो ये एरिया है अफ़गानिस्तान का, ये बेसिकली यहाँ पे जो पश्तून पॉपुलेशन है वो रहती है। पश्तून में भी जो अफरीदी हैं और शिनवारी जो कम्युनिटी है उसका यहाँ पे हम लोग को काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलता है। और सेम जो इसी से लगा हुआ इधर अफ़गानिस्तान का रीजन है, जो भी हम लोगों ने देखा था खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया, वहाँ पे भी सेम सी कम वही कल्चरल आइडेंटिटी के लोग रहते हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सेम कल्चर, सेम रीति रिवाज, रहन सहन उस तरह के लोगों को यहाँ पे बांट दिया गया। तो ना तो वो अब इधर आ सकते हैं ना वो इधर जा सकते हैं। और ये प्रॉब्लम हमको बहुत जगह पे देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी इस तरह का डिवीज़न इन लोगों ने किया है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स होना तय है। और वही सेम कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न यहाँ पे ये है। यहाँ पे जो संघर्ष आपको देखने को मिल रहा है उस संघर्ष के पीछे का जो मेन रीज़न यही है कि ये जो डिफरेंट आपके प्रोविंसेस हैं, ये सब जो प्रोविंसेस हैं अफ़गानिस्तान के, ये कहीं ना कहीं इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो सीधा सीधा मैच कर रही है खैबर पख्तूनख्वा वाले एरिया के लोगों से। पश्तून पॉपुलेशन है तो उनको बांटने के कारण यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट और आता है जो कभी कभी न्यूज़ में रहता है, पश्तून नेशनलिज़म। इस रीजन में एक अलग देश बनाने की भी मांग एक समय उठी थी। इसको इन लोगों ने पश्तूनिस्तान नाम दिया था। उसका एक आपको मैं मैप दिखाता हूँ। जैसे ये जो रीजन है ये आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का ही मैप है, लेकिन इसमें ये जो पूरी की पूरी जो सीमा बनी हुई है और इधर का जो ये पूरा का पूरा एक एरिया कवर हो रहा है, ये इसमें बलूचिस्तान का भी एरिया आता है, इसमें खैबर पख्तूनख्वा का भी एरिया आता है। तो यहीं पे ये लोग की एक बात चल रही थी पश्तूनिस्तान की, पश्तून नेशनलिज्म की, जिससे कि जो हमारी पश्तून पॉपुलेशन है उसका एक अलग देश हो। हालांकि ये जो मुद्दा था काफ़ी ठंडा हो चुका है, अब न्यूज़ में नहीं रहता है उतना, बल्कि बलूचिस्तान का जो इशू है वो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, लेकिन ये उतना नहीं रहता है। अब मुझे लगा कि एक थोड़ी सी इसकी चर्चा हम लोग को कर लेनी चाहिए, तो इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक का जो हमारा कंटेंट है इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी। हम लोगों ने ड्यूरेंट लाइन के बारे में समझा, मैप्स भी देखे हम लोगों ने, और बहुत सारे हम लोगों ने जो है इमेजेस भी देखी उससे संबंधित। मोरटाइमर ड्यूरेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। आमिर अब्दुल रहमान और 12 नवंबर 1893 को ये सीमा का निर्धारण किया गया। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इन्वेजन के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि खैबर पास के थ्रू होता था। अब बफर स्टेट के बारे में हम लोगों ने जाना, खैबर पास को हम लोगों ने देखा। पश्तून नेशनलिज्म की हम लोगों ने चर्चा की, पश्तूनिस्तान की हम लोगों ने चर्चा की। अब 2 पॉइंट बचे हैं, वखान कॉरिडोर और महाराजा रणजीत सिंह। पहले इसको देख लेते हैं नीचे के पॉइंट को। महाराजा रणजीत सिंह, दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही एक महान शासक पंजाब के, और कभी इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर आपको जानना है तो एक बहुत ही अच्छा टीवी शो भी बना था, आप उसको देख सकते हैं। काफ़ी पहले, लगभग मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 3-4 साल पहले आता था, तो वो आपको सर्च आप करेंगे मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे। तो महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही एक प्रतापी शासक थे पंजाब एरिया के, और उन्होंने अफ़गानिस्तान तक का जो एरिया था वो अपने कैप्चर में उन्होंने किया हुआ था। तो बेसिकली 1834 के टाइम तक जो खैबर पास वाला एरिया है वो इन्होंने अपने कब्जे में लिया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद जो महाराजा रणजीत सिंह तक तो जो पंजाब था वो बिल्कुल कह सकते हैं कोई भी जीत नहीं पाया पंजाब को, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। लेकिन इनकी डेथ के बाद जो इनके पुत्र हुए और उसके बाद जो शासन चला वो बहुत ही कमज़ोर हो गया, और फिर जो अदर आक्रमणकारी थे वो इन पे प्रभावी हुए, और फिर तो हम लोग जान ही रहे हैं उसके बाद की क्या कंडीशंस हुई। तो ये एक बहुत ही आप इस चीज़ को भी माइंड में रख सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि किस तरीके से जो महाराजा रणजीत सिंह थे, खैबर पास का कितना इम्पोर्टेंस था कि उन्होंने उस वाले रीजन को भी अपने एरिया में, अपने टेरिटरी में वो रखे हुए थे। अब बात आती है वखान कॉरिडोर की। वखान कॉरिडोर पे हम लोग अलग से किसी चैप्टर में बात करेंगे, क्योंकि एक ये अलग
बिल्कुल एक टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि वखान कॉरिडोर बेसिकली है क्या। जैसे कि इस मैप में जो ये वाला रीजन है, जो ये रीजन है, बेसिकली यही है आपका वखान कॉरिडोर। वखान कॉरिडोर का इम्पोर्टेंस क्या है? वखान कॉरिडोर का दोस्तों इम्पोर्टेंस ये है कि वखान कॉरिडोर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट पहले भी रहा है और अभी भी है, क्योंकि आप इसकी लोकेशन देखें, जो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, ये जो पूरा रीजन है, अब ये सेंट्रल एशिया में आपको जाना हो, आपको इस रीजन में वेस्ट एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, या इधर नीचे की ओर आपका साउथ एशिया हो, या इधर ईस्ट एशिया हो, तो वखान कॉरिडोर में चाइना इस समय काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रोड्स बना रहा है। और चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि अगर हम वखान कॉरिडोर वाले हिस्से को अपने कब्जे में लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे जो है ट्रेड डेवलपमेंट के बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं। और ये जो रीजन है ये बेसिकली बदकशां प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का। हम लोगों ने अफ़गानिस्तान का भी मैप देखा था, जैसे ये है, यही वाला एरिया है, ये बदकशां प्रोविंस है, ये निकला हुआ एरिया समझ सकते हैं, माइंड में रख सकते हैं इसको। और वही है ये बदकशां प्रोविंस है अफ़गानिस्तान का। और बेसिकली यही जो है आपका है वखान कॉरिडोर। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस बेसिकली ट्रेड के लिए ही है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ट्रेड्स के लिए भी इम्पोर्टेंस है और ऐसे जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी के लिए भी इम्पोर्टेंस है। वॉर वाले टाइम पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, क्योंकि जो इस तरह की इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती हैं वो ट्रेड के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती हैं और वो युद्ध के समय भी बहुत अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का रिलेशन हम लोग देख ही रहे हैं। हम लोगों ने ड्यूरंड लाइन वाला मामला पूरा समझा कि क्यों वहाँ पे सीमा पे इतना विवाद है। और आए दिन हम लोगों को न्यूज़ मिलती रहती है कि तालिबान के लड़ाकों ने इतने पाकिस्तान आर्मी के सैनिकों को मार दिया। और ये न्यूज़ डेली की न्यूज़ है, डेली आपको सुनने को मिलती है। और उसके पीछे रीज़न भी हम लोगों ने पूरा समझा। अब यहाँ पे बात आती है कि थोड़ा सा हम लोग ट्रेड देख लेते हैं कि ट्रेड की क्या स्थिति है, क्योंकि रिलेशन अच्छे नहीं है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के। तो अगर हम लोग ट्रेड की बात करें तो यहाँ पे डेटा जो शो कर रहा है कि 2012 से लेके लगभग 2022 तक का जो डेटा है, इसमें हमको एक कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 2000 मिलियन, 1800 मिलियन, 1600 मिलियन, 1400 मिलियन, 1200 मिलियन, और अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट 800 मिलियन के अराउंड ये डेटा हम लोग को शो कर रहा है, जो कि एक दिखा रहा है कि जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स टू अफ़गानिस्तान का जो ये डेटा है, एक्सपोर्ट्स पे हम लोगों को यहाँ पे एक 2012 के बाद से एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है ये अभी भी नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अभी है, इसके पहले की जितनी भी गवर्नमेंट रही है, चाहे अशरफ गनी की सरकार रही हो या उसके पहले का जो कम्युनिस्ट टाइम था अफ़गानिस्तान का, या अभी तालिबान वाला टाइम है, या उसके पहले जो वहाँ पे अलग शासन हुआ करता था, जो वहाँ के जैसे राजा इत्यादि हुआ करते थे, जो अभी हम लोगों ने अमीर अब्दुल रहमान को देखा था, तो उस टाइम पर भी उस समय से ये विवाद वहाँ पे चला आ रहा है। और हालांकि जो अमीर अब्दुल रहमान के पीछे भी ये कहानी है कि उनको भी वहाँ का शासक बनाने के पीछे ब्रिटेन की ही एक चाल थी कि एक अपने ही पर्सन को हम वहाँ पे रखें जो कि उनकी बात माने, और उसी चाल में एक तरीके से फंसा करके इस ड्यूरंड लाइन का निर्माण वहाँ पे किया गया था, जो कि वर्तमान समय में हम लोग देख ही रहे हैं कि कितनी बड़ी एक समस्या की चीज़ वो बनी हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं कुछ और, जैसे कि ये डेटा शो कर रहा है एक्सपोर्ट्स फ्रॉम अफ़गानिस्तान, मतलब अफ़गानिस्तान से क्या जाता है पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि अफ़गानिस्तान कुछ भी चीज़ नहीं भेजता, जैसे हम लोग को ये लगता होगा कि अफ़गानिस्तान में होता क्या है, ऐसा नहीं है। अफ़गानिस्तान में भी प्रोडक्शन है कुछ चीज़ों का, तो वो जो चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं उनमें ग्रेप्स, ये एक ट्री चार्ट है। ट्री चार्ट एक काफ़ी यूनिक चीज़ है, आप लोग MS वर्ड पे जब बनाएंगे जो डिफरेंट टाइप के चार्ट्स और ग्राफ्स बनते हैं उसमें आपको ट्री मैप भी मिलेगा। और इसमें एक तरीके का हम किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, किसका कितना शेयर है,
वो हम लोग शो करते हैं। जैसे रॉ कॉटन का 26.2% है टोटल में, टोटल 595 मिलियन डॉलर का ये एक्सपोर्ट करते हैं। और 10.4% अदर फ्रूट्स, टोमेटोज़, एप्पल्स एंड पियर्स, ड्राइड लेग्यूम्स, ओनियंस। तो बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं टू पाकिस्तान। तो ये आप देख सकते हैं डेटा, सिंपल सा डेटा है, ट्री मैप के माध्यम से इसको दिखाया गया है। वहीं अगर हम लोग दूसरा डेटा देखें कि जो पाकिस्तान है वो इनको क्या क्या चीज़ें भेजता है, क्या क्या चीज़ें देता है, तो वो टोटल 833 मिलियन डॉलर का ये इनका ट्रेड है और ये भेजते हैं पाकिस्तान। अभी हम लोगों ने डेटा देखा था कि एक्सपोर्ट जो हुआ है पाकिस्तान से उसमें निरंतर कमी आई है। कहाँ 2012 से हम लोग को निरंतर कमी देखने को मिल रही थी और अभी का जो फ़िलहाल का डेटा है वो 833 मिलियन डॉलर का डेटा ये शो कर रहा है, जिसमें कि राइस है और मेडिसिन्स हैं और कुछ खाने की चीज़ें हैं, पोटैटोज़ हैं, वेजिटेबल ऑयल्स हैं, सीमेंट है। राइस का सबसे ज़्यादा इसमें नंबर है और बहुत सारी चीज़ें हैं, 2.8% है, लकड़ी से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये डेटा है, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने की चीज़ नहीं है, बस एक समझने की चीज़ है कि किस तरीके से बहुत ही यूनिक तरीके से डेटा को यहाँ पे शो किया गया है। और हम लोग अगर 2012 से निरंतर देखें तो एक हमको जो ट्रेड का रिलेशन है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में, उसमें एक हमको कमी देखने को मिलती है। और अभी के टाइम पे जो डेटा बता रहा है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान की ओर वो हो रहा है लगभग 833 मिलियन डॉलर का, और जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आ रहा है वो आ रहा है लगभग 595 मिलियन डॉलर का। तो दोस्तों ये तो रही बात अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का जो व्यापार का संबंध है उसकी। व्यापार हो रहा है, ऐसा नहीं है कि संबंध खराब है तो व्यापार बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो व्यापार है उसमें कुछ कमी ज़रूर आई है। और वर्तमान समय में जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशंस हैं वो अच्छे बिल्कुल भी नहीं है। चाहे हम लोग क्रिकेट की फील्ड पे देखें, वर्तमान समय में तो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान की राइवलरी क्रिकेट में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। दोनों टीमें काफ़ी अच्छी हैं और अफ़गानिस्तान की टीम इधर 3-4 सालों में काफ़ी बेहतर हुई है क्रिकेट की। उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग में भी देखते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी देखते हैं, तो वहाँ पर भी एक राइवलरी इनकी रहती है। और ऐसे भी जो अफ़गान जनता है वो बिल्कुल भी पाकिस्तानी जो है आवाम को पसंद नहीं करती है। जो हम लोग अक्सर यूट्यूब वीडियोस में देखते हैं, जब भी कोई इंडियन टूरिस्ट जाता है तो उसके साथ अफ़गानी पीपल्स का क्या बिहेवियर है, क्या वो किस तरीके से वो रिलेशन उनका है, और अगर कोई पाकिस्तानी पर्सन के प्रति कैसा उनका बिहेवियर है, इसमें हमको साफ साफ एक अंतर देखने को मिलता है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने छोटे से वीडियो में बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। हम लोगों ने ड्यूरेंट लाइन, उसकी एक हिस्ट्री, क्यों खैबर पास को चुना गया, खैबर पास का क्या इंपॉर्टेंस है, खैबर पास की क्या लोकेशन है, और पश्तून नेशनलिज्म क्या है, पश्तूनिस्तान क्या है, वखान कॉरिडोर, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें जानी जो कि निश्चित ही किसी भी आंसर राइटिंग में आपकी हेल्प कर सकती है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे हम लोग ऐसे ही किसी और इम्पोर्टेंट कंटेंट को समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, जो कि जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी, पॉलिटिकल जियोग्राफी के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आगे हम लोग जियोग्राफी के किसी अदर एस्पेक्ट पे भी बात करेंगे, लाइक फिजिकल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, किसी और ब्रांच पे। लेकिन फ़िलहाल इस अध्याय में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।